से गांव में हरि नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। हरि अपने खेत में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हरि की बेटी की शादी तय हो गई थी। अरे सुरेश, सुनो, तुम्हारी माँ और मैं नैना की शादी का निमंत्रण तुम्हारे नानी के गांव जा रहे हैं। शाम तक लौट आएंगे। अरे पिताजी, आप क्यों जा रहे हैं? आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, हमारे की पहली शादी है। अगर तुम अकेले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम दोनों शादी का निमंत्रण देकर आ जाते हैं। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे। गाइस, इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक और 50 सब्सक्राइबर का है। मुझे पता है आप लोग ये टारगेट पूरा कर देंगे। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। दोनों भाई बहन अपने माँ बाप के आने की राह देख रहे थे। तब तक एक आदमी वहाँ आकर सुरेश से बोलता है, अरे सुरेश, गजब हो गया, सत्यानाश हो गया। जिस बस में तुम्हारे माँ बाप लौट कर आ रहे थे, उस बस का खाई में गिरकर भीषण अपघात हो गया है और सुना है उस बस में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। इतना सुनते ही नैना और सुरेश के पांव तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। दोनों फुट फुट कर रोने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर सुरेश के रामू चाचा बोलते हैं, अरे सुरेश बेटा, खुद को संभालो। अब सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही निभानी पड़ेगी। तुम्हारे माता पिता का सपना था कि नैना बिटिया की शादी बड़े ही धूमधाम से हो। अब ये तुम्हें ही ये सपना पूर्ण करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम चिंता मत करो सुरेश बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर नैना की शादी बड़े ही धूमधाम से करेंगे। ये शादी टूटने नहीं देंगे। चाचा, बस अब आप सबका ही सहारा है। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा इस शादी को कराने में, लेकिन यह शादी टूटने नहीं दूंगा चाचा। सुरेश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब रोना बंद करो और शादी की तैयारी में लग जाओ। ये सारी बातें सुरेश की चाची सविता सुन रही होती है। सुनिए, अभी आप बाहर क्या बातें कर रहे थे? बड़े आए नैना की शादी कराने वाले, हमारे पास क्या खैर जान गड़ा है। जो तुम शादी के लिए आगे आगे कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। ये सब करने की सुरेश अपने आप सब देख लेगा। अरे भाग्यवान, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो सुरेश? मेरे सगे बड़े भाई का बेटा है, वो मेरा अपना खून है, कोई गैर तो नहीं। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी उसका बुरा वक्त चल रहा है। इस कठिन परिस्थिति में उसकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाग्यवान? मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ। अगर आपने नैना की शादी में कोई भी हस्तक्षेप किया तो मैं मायके चली जाऊंगी और फिर कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। फिर करते रह जाना मदद सुरेश की। मैं कह दे रही हूँ आपसे, आपको जो करना है कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। रामू कुछ देर तक सोचता है और थोड़ी देर में रामू सुरेश के पास जाकर बोलता है, अरे सुरेश बेटा, तुम्हारी चाची की माँ की तबीयत बहुत ही गंभीर हो गई है। हम तुरंत है चाची के गांव जाना होगा। तुम चिंता मत करना, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। ठीक है चाचा जी, अगर ऐसा है तो आप अभी इसी वक्त आप चाची जी को साथ में लेकर जाइए। फिर क्या था, चाचा और चाची दोनों गांव निकल जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उधर लड़के वालों के यहाँ नैना की होने वाली सास कहती है, अजी सुनते हो, मुझे लगता है कि हमने लड़के की शादी तय करते समय थोड़ा कम दहेज मांग लिया है, क्योंकि मेरी एक रिश्तेदार मुझसे कह रही थी, आगे तुम मेरे पहचान में शादी अपने बेटे बिरजू की शादी कराती तो इससे ज्यादा ही दहेज दिलवा देती। क्या आपको नहीं लगता है कि हमने शादी का दहेज कम लिया है? पर भाग्यवान, अब हम आखिर कर भी क्या सकते हैं? अब तो बिरजू की शादी तय हो चुकी है और शादी तय करते समय दहेज भी तय हो चुका है। अब दहेज बढ़ाया नहीं जा सकता है भाग्यवान, वरना वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाग्यवान। अगर आप मेरी बात मानो तो मेरे पास एक तरकीब है, क्योंकि जिस दिन नैना के पिताजी शादी का दहेज लेकर आए थे, उस दिन सुरेश उनके साथ नहीं आया था। हम सुरेश से कहेंगे कि तुम्हारे पिताजी 50,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपए ही देकर गए थे। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो।
ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। उनसे पैसे निकलवाने का मैं कल सुबह ही और दहेज की बात करने उनके घर जाऊंगा। अगली सुबह नैना के होने वाले ससुर नैना के घर जा पहुंचते हैं और बोलता है, अरे सुरेश बेटा, तुम कैसे हो? मैं बहुत दिनों से आने की सोच रहा था, पर इतना सब हो गया मैं फिर शादी की बात आगे बढ़ना ठीक नहीं समझा। लेकिन सुरेश बेटा, कभी ना कभी तो हमें शादी करनी ही पड़ेगी, तो मैंने सोचा कि कुछ जरूरी बातें अभी ही तुमसे कर लेनी चाहिए। अब अभी अपने घर में टीम ही बड़े हो तो तुम्हें ही सारे फैसले करने पड़ेंगे, और अब तुम्हारे पिताजी की जगह पर तुम ही हो तो मुझे तुमसे ही बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बोलिए ना। तो मैं ये कह रहा था कि जब तुम्हारे पिताजी शादी का दहेज देने आए थे तो उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए ही दिए थे, और 45,000 शादी के पहले और देंगे ऐसा वादा किया था तुम्हारे पिताजी ने। ये आप क्या कह रहे हैं? पर मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। हाँ हाँ बेटा, पर तुम वहां पर नहीं थे ना, तुम तो पढ़ाई करने के लिए बाहर गए थे ना, इसीलिए शायद तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। पर क्या कर सकते हैं, जो तय हुआ था उसी तरह से ही होगा। अब बाकी के 45,000 रुपए वादे के मुताबिक तुम्हें ही देने पड़ेंगे। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि हमारे कुछ रिश्तेदार और ज्यादा दहेज देने को तैयार थे। मैंने उनकी बात न सुनकर यह शादी तय कर दी। मैं आशा करता हूं कि तुम हमारा मान रखोगे। ठीक है, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके बाकी के 45,000 रुपए का इंतजाम करता हूँ। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ अपना और नैना बिटिया का ख्याल रखना। माँ इतना बोलकर लड़के का बाप वहां से चला जाता है। तभी नैना बोलती है, भैया मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्यों, क्या हुआ नैना बहन? आप इतने पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? अब तो माँ बाप भी नहीं रहे हैं, आप अपने आप का ख्याल कैसे रखोगे? भैया नहीं नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी है। अरे पगली, तू इतनी फिक्र क्यों कर रही है? तुम चिंता मत करो, मैं अब संभाल लूंगा। वैसे भी माँ और पिताजी का आखिरी सपना था कि तेरी शादी बहुत धूमधाम से करे। अगर मैं माँ पिताजी की यह आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया तो वह नाराज हो जाएंगे। तुम बेकार में फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हमारे पास खेत है, मैं उनमें बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हारे दहेज के पैसे इकट्ठा कर लूंगा। अगले दिन सुरेश अपने खेतों में काम करने के लिए चल देता है। खेत में पहुंचकर खेत में काम शुरू ही करने जा रहा था कि तब तक धनीराम आ जाता है और बोलता है, तुम इस जमीन पर खेती नहीं कर सकते हो। क्या हुआ धनीराम जी? मैं इस जमीन पर खेती क्यों नहीं कर सकता? इसका क्या मतलब है? मैं ही मेरी जमीन पर खेती क्यों नहीं कर सकता? ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये जमीन अब मेरी है। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आप होश में तो हो? यह मेरी जमीन है। मैं तो पूरे होश में हूँ। लगता है तुम होश में नहीं हो। अपने माँ बाप को खोने की वजह से तुमने अपना पूरा होश खो दिया है। ये जमीन मेरी है। तुम मेरी ही जमीन पर खड़े होकर मुझसे ही बहस कर रहे हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह जमीन मेरी है। इस जमीन को तुम अपनी जमीन कैसे कह सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी बहन की शादी के लिए यह जमीन बेचकर पैसे लिए थे, इसलिए यह जमीन अब मेरी है। यह सरासर झूठ है धनीराम। मेरे पिताजी तुमसे कोई पैसे नहीं लिए हैं। अगर ऐसा होता तो वह मुझे जरूर बताते। और वैसे भी मेरे पिताजी को पैसे लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे थे। और अगर उन्हें पैसे चाहिए ही होते तो वह जमीन गिरवी रख देते, लेकिन जमीन नहीं बेचते। मेरे पिताजी ने मुझे कभी जमीन के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर ऐसा सचमुच हुआ भी होता तो वह मुझे जरूर बताते। तुम झूठ बोल रहे हो। यह सब नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यह जमीन मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और अब इस जमीन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। निकलो मेरे खेत से। धनीराम, तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो। तुम मेरे माँ बाप के गुजरने का फायदा उठा रहे हो। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने यह जमीन बेचकर तुमसे पैसे लिए हैं? बोलो। सुरेश, मेरे पास सबूत है कि यह जमीन मेरी है। इसके कागजात पर साफ साफ लिखा है कि इस खेत का मालिक मैं हूं। अब निकलो यहां से। यह सरासर झूठ है, गलत है धनीराम। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
मैं पंचायत में जाऊंगा। अरे जहां जाना है जाओ, ये जमीन मेरी है। इसके बदले में मैं तुम्हारे पिताजी को पैसे दे चुका हूं और अब यह जमीन मेरी ही रहेगी। अब जाओ ये से। सुरेश गुस्से से अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही नैना पूछती है, अरे भैया, आप इतनी जल्दी वापस आ गए और आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? नैना, हमारे माँ बाप के गुजरने का लोग फायदा उठा रहे हैं। वह सेठ धनीराम हमारी जमीन को अपनी जमीन बता रहा है, बल्कि पिताजी ने धनीराम को कोई जमीन नहीं बेची है। वह फिर भी कहता है कि पिताजी ने वह जमीन मुझे बेचकर पैसे ले लिए हैं। अगर ऐसा होता तो पिताजी सबसे पहले हमें जरूर बताते। यह सारा सब झूठ है। मैं इस बात को कभी भी नहीं मान सकता कि पिताजी जमीन बेच सकते हैं, और वह जमीन कितनी पुरानी और कितनी उपजाऊ है। पिताजी उस जमीन को कभी भी बेच नहीं सकते। वही तो हमारे जीने का एक सहारा है। भैया, अब हम क्या करेंगे? अब कैसे उस जमीन को वापस लाएंगे? नैना, हमारे पास उस जमीन के कागजात जरूर होंगे ना? तुम जाओ और कागजात लेकर आओ। मैं अभी कागजात लेकर सरपंच जी के पास जाता हूँ। नैना तुरंत जमीन के कागजात ढूंढने लगती है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता है। भैया, कागजात मिल नहीं रहे हैं। मैंने पूरे घर में कागजात ढूंढ लिए हैं। तुम यह क्या कह रही हो नैना? ऐसा कैसे हो सकता है? कागजात तो घर में ही थे। कहाँ जा सकते हैं? कहीं कागजात चोरी तो नहीं हो गए? पता नहीं भैया, लेकिन अब क्या होगा? अब हम बिना कागजात साबित कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो नैना, मैं सरपंच जी के पास जाऊंगा। भले ही कागजात नहीं है हमारे पास, लेकिन पूरा गांव जानता है कि वह जमीन हमारी है। फिर क्या था, सुरेश तुरंत सरपंच के पास चला जाता है और फिर इस बात को पंचायत में बिठाई जाती है। सरपंच जी, आप खामखां वक्त बयां कर रहे हैं। यह जमीन मेरी न कि सुरेश की, क्योंकि सुरेश की पिताजी ने नैना की शादी के लिए वह जमीन मुझे बेच दी थी, जिसके बदले में सुरेश के पिताजी ने पैसे ले लिए थे। सरपंच जी, यह सरासर झूठ है। मेरे पिताजी ने इसे कोई जमीन नहीं बेची है। यह बहुत बड़ा झूठा है। यह धनीराम मेरे माँ बाप के गुजरने का फायदा उठा रहा है। बिना सबूत के कोई भी फैसला नहीं सुनाया जाएगा। तुम दोनों अपने अपने पक्ष में सबूत दिखाओ, तभी कोई फैसले सुनाया जा सकता है। सरपंच जी, मेरे पास कागजात है जिस पर साफ साफ लिखा है कि सुरेश के पिताजी ने यह जमीन मेरे नाम की है। इसमें तो साफ साफ लिखा है, सुरेश की तुम्हारे पिताजी धनीराम को जमीन बेच दी है। नहीं, यह नहीं हो सकता सरपंच। यह झूठ है। आप मेरा विश्वास कीजिए। मेरे पिताजी ने कोई जमीन नहीं बेची है। अरे सरपंच जी, इसे क्या पता? यह तो तब यहाँ था ही नहीं। अब इसके पिताजी इसे जमीन के बारे में नहीं बताया तो मैं क्या करूं? अब यह जमीन तो मेरी ही है। सुरेश की सबूत दिखाओ। नहीं सरपंच जी, मेरे पास जमीन के कागजात नहीं है। पता नहीं, मुझे लगता है वह कागजात चोरी हो गए हैं। देखा सरपंच जी, यह सुरेश कितना झूठा है। झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। इसके पास कोई सबूत नहीं है। यह इसीलिए बहाने बना रहा कि कागजात चोरी हो गए हैं। जब कागजात ही नहीं है तो कहां से मिलेगा इसकी बात का सबूत? आप अपना फैसला सुनाइए सरपंच जी। सबूत के आधार पर पंचायत यह फैसला सुनती है कि यह जमीन अब धनीराम की ही चुकी है, और धनीराम के पास इसका सबूत भी है और सीधा साधे जमीन के कागजात भी है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि सुरेश के पिताजी ने यह जमीन धनीराम को बेच दी है। अब इस जमीन पर धनीराम का पूर्ण अधिकार है। अब इस जमीन पर सुरेश का कोई अधिकार है? यह सुनकर सुरेश को बात बड़ा धक्का लग जाता है और धनीराम बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। धनीराम घर जाकर सोचता है, यह हुई ना बात, मानना पड़ेगा मेरे दिमाग को। देखा नंदनी, कितनी आसानी से मैंने सुरेश की जमीन हड़प कर ली। उसके बाप ने जमीन बेचना तो दूर की बात है, उसने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। अपने आप को बड़ा स्वाभिमानी जो समझता था। उसकी जमीन पर मेरी कब से नजर थी। मैंने उसे कई बार बड़ी से बड़ी रकम देनी चाहिए, लेकिन उसने जमीन बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया। कुछ भी कहो, हरी की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। मुझे उसकी जमीन किसी भी हालत में चाहिए थी। वाह, ऊपर वाले तेरा खेल ही निराला है। तूने तो बिना पैसे के ही जमीन दिलवा दी। अच्छा ही हुआ दोनों मर गए। आगे दोनों जिंदा होते तो यह जमीन मेरी कभी भी ना होती
और मैंने बड़ी ही चालाकी से उसके घर से जमीन के कागजात चोरी करवा ली। बेचारा सुरेश को तो एक भी सबूत नहीं मिल पाया। और तो और मैंने पटवारी को पैसे खिलाकर मैंने जमीन अपने नाम करवा ली। इसे कहते हैं दिमाग। अब सुरेश कुछ भी कर ले, लेकिन अब यह जमीन अब मुझसे नहीं छुड़ा पाएगा। अब यह जमीन मेरी हो चुकी है। मेरा बात पुराना सपना आखिरकार पूरा हो ही गया। आज मैं बहुत खुश हूं। भैया अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो वही एक कमाई का जरिया था। अब हमारा गुजारा कैसे करेंगे? उस धनीराम ने बड़ी ही चालाकी से हमारी जमीन हड़प कर ली है। तुम चिंता मत करो नैना, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से धनीराम के कारखाने में आग लग जाती है और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इस कारखाने के लिए तो मैंने बड़े बड़े व्यापारियों से बड़ी बड़ी रकम उधार की थी। अब मैं उनके पैसे कैसे लौटाऊंगा? और तभी उसके घर एक सेठ आकर बोलता है, धनीराम, तुमने अब तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। आज मैं अपने पैसा लेने आया हूं। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सोनेलाल, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा अभी अभी कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पैसे देने हैं, लेकिन अभी मेरे पास एक पैसा नहीं है। कम से कम वक्त देखकर पैसे मांगो। मेरा अभी बहुत बुरा वक्त आया है। मैं इस वक्त तुम्हें मैं तुम्हारे पैसे कहां से दूंगा? वह सब मैं कुछ नहीं जानता हूं। मुझे मेरे पैसे अभी इसी वक्त चाहिए और मुझे पता है कि तुम्हारे कारखाने में आग लग गई है, लेकिन उसमें मैं क्या करूं? मेरी बात तो सुनो सोनेलाल, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो। मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए और मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। पता क्या, तुम मेरे पैसे कभी दो ही ना। इसीलिए मेरे पैसे अभी चाहिए और मेरे पास कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो ही मैं कुछ देर इंतजार करने के लिए तैयार हूं। अब मैं क्या करूं? मुझे इसके पास कुछ न कुछ गिरवी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मानने वाला। एक काम करता हूं, मैंने जो सुरेश की जमीन हड़पी है उसी के कागजात दे रहा हूं। उस जमीन की गिरवी रख देता हूं, उससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी जमीन इसके पास नहीं रख सकता। अच्छा ठीक है, मैं मेरी जमीन तुम्हारे पास गिरवी रख देता हूं। मैं मेरी जमीन के कागजात तुम्हें ला कर देता हूं। तब तो कुछ दिनों का इंतजार कर लोगे ना? तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी जमीन के कागजात लाकर दे दो और मेरे पैसे जल्द से जल्द वापस कर देना। धनीराम जमीन के कागजात सोनेलाल को दे देता और सोनेलाल सेठ कागजात लेकर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन धनीराम के नौकर खेत में काम करने के लिए जाते हैं और वहीं सोनेलाल सेठ आकर बोलता है, ए रुको, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते हो। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? हम यहाँ पर काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जमीन अब तुम्हारे सेठ धनीराम की नहीं है, मेरी है। उसने ये जमीन मुझे बेच दी है। अब ये जमीन मेरी हुई। अब इस जमीन पर तुम्हारे सेठ धनीराम का कोई अधिकार नहीं है। तो तुम लोग यहाँ किस हक से काम करने आए हो? निकलो यहाँ से। आप क्या बोल रहे हो सेठ जी? हमारे सेठ जी ने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। और इस जमीन का सौदा कब हो गया? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अपने सेठ से जाकर पूछो और आइंदा इस जमीन पर कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। चलो अब निकलो यहां से। सेठ धनीराम को उसके एक नौकर ने सारी बात बताई। यह सुनते ही सेठ धनीराम आग बबूला हो जाता है। उस सोनेलाल की इतनी हिम्मत! मैंने उसके पास अपनी जमीन गिरवी रखी थी और कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। उसने मेरी जमीन ही हड़प ली। देखता हूं कि सोनेलाल सेठ मेरी जमीन कैसे हड़पता है। मैं अभी उसके पास जाता हूं। ये क्या सोनेलाल, तुमने यह क्या नाटक लगा रखा है? तुमने सुबह मेरे मजदूरों को काम करने से क्यों रोका? और तुम कह रहे थे कि वह जमीन तुम्हारी है। यह अब क्या है? इसमें क्या झूठ है? वह जमीन सच में मेरी ही तो है। अगर मेरी जमीन पर कोई मजदूर काम करने आएगा तो मैं उसे रोकूंगा, नहीं तो और क्या करूं? और तुमने ही तो वह जमीन मेरे नाम की है। झूठे मक्कर, मैंने कब जमीन तुम्हारे नाम की? और वह जमीन मेरी है भला। मैं अपनी जमीन तुम्हारे नाम क्यों करूंगा? क्योंकि तुमने उसके बदले में मुझसे पैसे लिए थे और तुम्हारे पास पैसे देने को थे नहीं, इसलिए तुमने वह जमीन मेरे नाम पर कर दी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वह जमीन मेरी है। सुना धनीराम? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूं। अब इसका फैसला पंचायत में ही होगा। सरपंच जी, इसने मेरी जमीन धोखे से हड़प कर ली है। यह मेरी जमीन को अपनी जमीन बता रहा है।
बल्कि सब जानते हैं कि वह जमीन मेरी है। भला मैं अपनी जमीन क्यों बेचूंगा इसे? सरपंच जी, ये बहुत बड़ा झूठा है। ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे पैसे लिए थे और पैसों के बदले में इसने अपनी जमीन मेरे नाम पर कर दी है। और यह बात सभी गांव वाले जानते हैं कि इसके कारखाने में आग लग चुकी थी, जिससे इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। इसलिए इसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसने अपनी जमीन बेचकर मेरा कर्ज लौटा दिया था और बचे हुए पैसे मां ने इसे लौटा दिए थे। और अब यह झूठ बोले जा रहा है। अब इसके मन में लालच आ गया है और फिर से अपनी जमीन पाने के लिए साजिश रच रहा है। साजिश? मैं नहीं साजिश, तू रच रहा है। तू बात बड़ा झूठा है। तू झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। सरपंच जी, आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये जमीन मेरी है। भला मैं अपनी जमीन इसके नाम क्यों करूंगा? देखो भाई, लोग हम बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, सबूत पर भरोसा करते हैं जो सबूत लाएगा। सबूत के आधार पर ही उसके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। सरपंच जी, मैं अभी घर जाकर जमीन के कागजात लेकर आता हूं। अब तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सोनेलाल अपने घर जाकर जमीन के कागजात लाता है और सरपंच को दिखाता है। धनीराम, इस कागजात पर तो साफ साफ लिखा है कि यह जमीन तुम्हारी नहीं बल्कि सोनेलाल सेठ की है, और तुमने ही यह जमीन सोनेलाल सेठ के नाम पर की है, तो तुम झूठ क्यों बोले जा रहे हो? धनीराम आग बबूला हो जाता है और बोलता है, सरपंच जी, ये सब झूठ है। आपको जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। मैंने इसके पास जमीन गिरवी रखी थी ना, कि इसके नाम की थी। इसने मेरे साथ वही किया जो मैंने सुरेश के साथ किया था। मैंने ऐसे ही सुरेश की जमीन अपने नाम करवा ली थी। मैंने पटवारी को पैसे दिए थे और पटवारी ने यह जमीन मेरे नाम करवा दी। इसने मेरे साथ वही खेल खेला। ये जमीन इसकी नहीं है, ये मेरी है। इसने भी पटवारी को पैसे खिलाकर जमीन अपने नाम करवा ली। ये दस्तावेज नकली है। वहां खड़े लोग दंग रह जाते हैं। धनीराम को होश नहीं रहता है कि उसने क्या बोल दिया है। ये क्या धनीराम, इसका मतलब तुमने सुरेश की जमीन को धोखे से हड़प की? उसके पिताजी ने वह जमीन तुम्हारे नाम पर की ही नहीं थी। जवाब दो धनीराम, तुमने पंचायत को गुमराह किया। अब बोलते क्यों नहीं हो? धनीराम मन ही मन सोचता है, अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं? मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूं। यह मैंने क्या बोल दिया? मैंने खुद से ही सारी गुनाह कबूल कर लिए। बोलने के लायक होगा तब ना बोली सरपंच जी। इसने खुद के मुंह से ही कबूल कर लिया कि सुरेश को फंसाया है। इसने सुरेश की जमीन धोखे से हड़प ली। इसे लगा अब सुरेश के माता पिता की तो मृत्यु हो गई है, किसी को कुछ क्या पता चलेगा, और इसने इसी बात का फायदा उठा लिया। सुरेश की जमीन सुरेश से छीन ली, जबकि सुरेश के पिताजी ने तो इससे कभी भी 1 रुपया नहीं लिया था। सुरेश के पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन सुरेश ही आया था, यह सारी बात मुझे बताई। तब से मैंने ठान लिया था, जैसा इस धनीराम ने मेरे मित्र के बेटे के साथ किया था, मैंने भी धनीराम के साथ वही किया। अब धनीराम को समझ आ गया होगा कि बुराई पर हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। बुराई की आज तक न जीत हुई है और न ही कभी जीत होगी। सच्चाई को भले ही समय लग जाए, लेकिन जीत सच्चाई की ही होती है। जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। तुम ठीक कह रहे हो सोनेलाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए धनीराम। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सुरेश के पिताजी के गुजरने का फायदा उठा रहे थे। धनीराम, अभी के अभी सारे जमीन के कागजात सुरेश को उपास करो, और इतना ही नहीं, तुम्हें सुरेश को इतने दिनों तक जमीन न होने की वजह से उसका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए सरपंच जी, मैं लालच में आ गया था। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो मैं अपनी जमीन कभी भी वापस नहीं पा सकता था। धनीराम ने तो मुझे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया था। आज आपकी वजह से ही मुझे मेरी जमीन वापस मिल पाई है। मैं आपका जीवन भर असहमंद रहूंगा। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसमें एहसान किस बात का? सुरेश तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं अपने मित्र के लिए इतना भी नहीं कर सकता। अब तुम चिंता मत करो और अपनी जमीन पर खूब मेहनत करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन लड़के वाले आ जाते हैं। सुरेश दहेज के पैसे देने ही वाला होता है कि तब तक सोनेलाल सेठ आ जाता है और बोलता है, रुको सुरेश, तुम्हें इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप आइए ना, बैठिए। वह क्या है ना कि मेरे पिताजी ने इन्हें शादी से पहले 50,000 रुपए देने का वादा किया था
और मेरे पिताजी ने इन्हें सिर्फ 5,000 रुपए ही दिए थे, इसलिए बचे पैसे मैं आज दे रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है इन्हें पैसे देने की। यह अब बहुत बड़े झूठे और मक्कर बेईमान लोग हैं। ये तुम्हारे पिताजी ने मेरे सामने ही 50,000 रुपए दिए थे। अब मैं वहीं पर मौजूद था। ये सब तुम्हारे माता पिताजी के मरने का फायदा उठा रहे ये लोग तुमसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। ऐसे झूठे लोगों से रिश्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ सुरेश, यह सच अगर यकीन नहीं है तो इन लोगों से ही पूछ लो। चुप क्यों खड़े हो? कह दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माफ कर दो सुरेश, हमें हमारे मन में लालच आ गया था। मुझे नहीं पता था कि आप लोग पैसे के लिए इतना गिर जाएंगे। मुझे ऐसे झूठे व मक्कर घर में अपनी बहन की शादी नहीं करनी है। ऐसा मत करो बेटा, शादी मत तोड़ो। क्यों? क्या हुआ? उस दिन तो तुम लोग बहुत उछल रहे थे कि मेरे बेटे के लिए लाइन लगी है दहेज की। अब उन्हीं से शादी कराओ जाकर। और मेरे पिता जी ने जो पैसे दिए थे वो पैसे मुझे वापस करो अभी के अभी। सुरेश ने सारे पैसे ले लिए थे। एक बार आज फिर अपने हमें बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका जी। इसमें एहसान किस बात का? सुरेश, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं अपने मित्र के लिए इतना भी नहीं कर सकता। अब तुम चिंता मत करो और अपनी जमीन पर खूब मेहनत करो। फिर सुरेश ने अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। और भी दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।